हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं आप लोगों की थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, जिसको आप थ्री बीमीय ज्यामिति के नाम से जानते हैं और इसको आप 3D भी बोलते हैं। इसमें हम आपको कुछ फॉर्मूलाज पहले ही बता दिए हैं, जो संभवतः आप 5 गो फॉर्मूला बताए थे, उसको क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल्स के सहारा से भी आपको पूरा समझा दिए हैं और संभवतः आप लोगों ने पहला वाला पार्ट देख लिया होगा। तो खास करके है ये आप लोगों का पार्ट जो है वो 8 नंबर होगा, क्योंकि हम आपको 7 तक बता दिए थे। ठीक है, तो इसमें आज हम आपको फॉर्मूला नंबर 6 पर डिस्कशन करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लेन जैसा कि समतल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि आपको बता दें कि 11.3 जो आप लोगों का एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन जितना उतना आपको फॉर्मूला पढ़ना है ना। तो आपको हम पहले सारे फॉर्मूला को एक एक डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप सारे फॉर्मूला को समझ जाते हैं, टोटल 11 को आपको फॉर्मूला पढ़ना है। एक बार फिर से हम याद दिला दें, टोटल 11 को फॉर्मूला पढ़ना है 11.3 में। ठीक है, 11 फॉर्मूला पढ़ लेते हैं तो समझिए आपका सारा एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो सब खुद से भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और हाँ, सब लोग पहले एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि हमें पढ़ाने में भी मजा आए और आप लोग को पढ़ने में तो मजा आएगा ही। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि फॉर्मूला नंबर 6 आज का होगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, यानी समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप निश्चित रूप से आपसे 2 नंबर में पूछता ही पूछता है। याद रखिएगा, 2 अंक के सवाल में 2 अंक लिख देते हैं। 2 अंक के सवाल में आपसे ये पूछता है, 1 नंबर वाला भी पूछता है। याद रखिएगा, ये निश्चित रूप से हर साल पूछता ही पूछता है। कभी 2 नंबर में पूछ देता है तो कभी 1 नंबर में। और ये बड़ा सिंपल सा, जैसे अभी हम आपको प्लेन का इक्वेशन आपको बताए थे पहला दिन जो चैप्टर प्लेन स्टार्ट किए थे, उसमें हम आपको बताए थे जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन जो है आपको ऐसा दिखाई देता है। आपको बताए थे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर टी। याद सब लोगों को होगा कि ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं बल्कि जनरल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में आपको बताया गया था कुछ इस तरह से, एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। यहां पे आपको पी कर दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको पहले से पता है। लेकिन अब हम लोग को क्या सीखना है? इंटरसेप्ट फॉर्म सीखना है। ये नया फॉर्म है। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट कहने का मतलब, प्लेन आप जानते हैं कि ये आपका एक्सिस हो गया, 3 को आप पता ही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस पर भी कहीं पे कट करेगा, वाई एक्सिस पर भी कट करेगा और जेड एक्सिस पर भी कट करेगा। ठीक है, और ये तीनों अगर कट आपसे दिया रहा है इस तरह, ये जो प्लेन है इसका आपको फॉर्म निकालना का है, तो इसका जो फॉर्म होता है, इसका जो रूप होता है, इसका रूप होता है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर 1। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में समतल के समीकरण का रूप। याद रखिएगा, ये समतल का समीकरण है, बट किस फॉर्म में है? तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि अंतःखंड रूप में। अगर समतल का समीकरण कभी आपसे पूछे तो ये फॉर्म आपको याद रखना है, एक्स के बटा में प्लस वाई के बटा में बी प्लस जेड के बटा में सी, आप बराबर के बाद 1। 2D में भी आप लोग को सीखे होंगे, ऐसे करके याद कीजिए, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। ये रेखा का समीकरण आप लोग सीखे होंगे, जो ग्राफ में भी हम आपको ये बताए थे। तो यहाँ पर 2D था तो 2 बटा में, या 3D हो गया तो बटा में आपको एगो सी लगा देना। तो ये फॉर्म क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट फॉर्म। जहां पर ए जो है वो एक्स अंतःखंड काटता है। एक्स अंतःखंड मतलब ए कॉमा 0, एक्स एक्सिस पर पॉइंट होता है। वाई एक्सिस पर कहां कट रहा है? बी पर। तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो 0, होगा। जेड एक्सिस पर कहां कट रहा है? सी पर। तो देखिए इसको लिखेंगे 0, सी। बात समझ में आया? तो आपसे क्या ऐसे भी पूछ सकता है, एबीसी क्या है? तो इंटरसेप्ट है किसका? एक्स अंतःखंड, वाई अंतःखंड और जेड अंतःखंड। ऐसे तो सवाल आपसे कैसे पूछा जाता है, सुनिएगा ध्यान से। 2 तरीका से पूछता है। सबसे पहला सवाल ऐसे पूछा जाता है कि जनरल फॉर्म को आप नॉर्मल, ये जनरल फॉर्म को आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में आप बदलिए, अंतःखंड रूप में बदलिए। या हो सकता है उल्टा सवाल पूछ दे, अंतःखंड रूप में अगर मान लीजिए कि कुछ दिए हुए रहे, अंतःखंड ए बी सी अंतःखंड देले रहेगा, एक्स अंतःखंड, वाई अंतःखंड, जेड अंतःखंड दे दिया जाएगा और कहेगा आप समतल का समीकरण बताइए। तो आपको इस फॉर्मूला को, इसके ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें ए बी सी का मान रख के इसको जोड़ घटाव करके ये आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक दो सवाल देख लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया अच्छा से लग जाए और आप लोगों को समझ में भी आ जाए। चलिए देखते हैं। एक छोटा सा सवाल पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका एग्जांपल्स। उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स वाई और जेड अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है। अंग्रेजी में देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 2, 3, 4 ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो कोई प्लेन है, जैसा कि ये हमने आपको जस्ट पिक्चर अभी बताया है,
ठीक है। एक्स अंतखंड पर कहा कि 2 कट रहा है तो 2,0,0, वाई पर 3 कट रहा है तो ये बोलेंगे 0,3,0, और जेड पर 4 कट रहा है तो 0,0,4। इस तरह से ये जो है आपका प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में ये कहलाएगा। ठीक है, और इसका इक्वेशन पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये बात पता हो गया कि एक्स इंटरसेप्ट दिए हुए है, वाई दिए हुए और जेड दिए हुए। तो एक्स इंटरसेप्ट को याद रखिएगा ए बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ए बराबर 2 हो गया। वाई इंटरसेप्ट को बी बोलेंगे तो बी बराबर यहाँ 3 है, और जेड इंटरसेप्ट यानी कि सी जो है यहाँ पे 4 है। और आप याद कीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतखंड रूप में समयिक, अंतखंड रूप में तल का समीकरण, तल या समतल का समीकरण। अभी आपको जस्ट बताया गया, याद हो गया होगा। ये सवाल जरूर पूछता है 2 नंबर के भी और 1 नंबर में भी। एक्स बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी बराबर 1। ठीक है, ये फॉर्मूला, और बस आपको करना क्या है, एबीसी का मान इसमें बैठा देना। तो चलिए हम आपको बैठा कर बता देते हैं। देखिए एक सेकेंड बैठाइए। एक्स बट्टा ए का मान यहाँ पे देख लीजिए 2 है, प्लस वाई बट्टा बी के मान यहाँ पे 3 है, और प्लस जेड बट्टा सी का मान 4 बराबर के बाद 1। और इसको आपको करना क्या होगा, तनी भिन्न उनका जोड़ घटाव बना दीजिएगा। तो लघुत्तम आप देख लीजिए कितना, इसमें तो हटेगा नहीं। चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर ही बना देते हैं नेक्स्ट पेज लेकर। ठीक है, नेक्स्ट पेज एक ले लिया जाए। देखिए नेक्स्ट पेज ले लिया जाए, एक सेकेंड। हाँ चलिए, इसका एलसीएम अगर निकालेंगे, चलिए यही बना देते हैं, नहीं तो आप दूसरा पेज पर आपको देखना पड़ जाएगा। देखिए यही पे एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, है ना। 2, 3, 4 का लघुत्तम 12 आएगा, तो 12 लघुत्तम हो गया। तो बताइए कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 2 के 6 यानी 6x प्लस 3 चौके 12 यानी कि 3 चौके 4y और प्लस 4 3 12, तो 3z अब बराबर के बाद 1 रहेगा। इसको गुना उना कर देंगे तो आपका फाइनली आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्या, 6x प्लस में 4y प्लस में 3z और बराबर के बाद 12, और ये रहा आपका आंसर। ये है आंसर कि बस 2 नंबर के सवाल में आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बस आप बशर्ते कि आपको याद होना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो मेन इसमें फॉर्मूला ही है, क्वेश्चन बनाने में आपको समय नहीं लगता है ज्यादा, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अभी हम आपको 6 गो फॉर्मूला बता दिए, एक सवाल और इस पर देख लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे मान लीजिए उल्टा सवाल भी आपसे पूछ सकता था ऐसे, जैसे चलिए इंटरसेप्ट अगर मान लीजिए ए बराबर दिए हुए रहता 4, बी वाई इंटरसेप्ट का था 3 और जेड इंटरसेप्ट का था 5, तो क्या आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, एक्स बटा ए वाई बटा बी जेड बटा सी बराबर 1 इसमें रख देना है, और खुद आप आंसर निकाल के कमेंट जल्दी से कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप एक्स बटे 4 प्लस वाई बटे 3 प्लस जेड बटे 5 और बराबर 1, इसका आंसर जो है आपको जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक, अब हम आपको आगे बताते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। यही उल्टा सवाल भी आपसे पूछ सकता है, कभी कभी ऐसे पूछ देता है 2x प्लस 3y प्लस में 4z बराबर के बाद मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 12। ठीक है, ये दे दिया गया और आपसे क्या कहेगा, ये इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, और आपसे कहेगा कि इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए। ठीक है, बदले, चेंज करना है आपको अंतखंड रूप में, अंतखंड रूप में आपको इसको चेंज करना है। तो अंतखंड रूप में आपको पता चल गया होगा कि इक्वेशन कैसा होता है, देख लीजिए एक बार फिर से आपको याद दिलाते, एक्स बटा ए वाई बटा बी जेड बटा सी बराबर 1, ये याद हो गया ना। अंतखंड रूप में आपको ये याद रखना है, और ये जो है बराबर के बाद यहाँ 12 है, तो बराबर के बाद आपको लाना है 1। तो आप क्या करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर अंतखंड रूप में बदलने के लिए कहे तो बराबर के बाद आपको 1 लाना है। तो यहाँ बराबर के बाद 12 है, तो आप 12 से सब में भाग दे दीजिए। तो 2x बटे 12 3y बटे 12 4z बटे 12 और बराबर के बाद 1 आ गया। क्या आपको ये मेरा बात समझ में आ गया ना। अब भाग दे दिए तो आप देखिए तो कट जाएगा, x बटे 6 y बटे 4 तिहाई 12 और ये z बटे 4 तिहाई 12 ऐसे करके। ठीक है, ये कट गया। तो अब जो आया ये हो गया, इसको आप तुलना कर दीजिएगा, x बटे a प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर 1। अब यहां से आप इसको अगर तुलना करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्स अंतखंड कितना है। तो ऐसे लिख दीजिएगा ए का मान बी का मान, या आप ऐसे लिख दीजिएगा एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स अंतखंड जो है आपका कितना आया, 6 आया। उसी तरह से y इंटरसेप्ट y अंतखंड कितना आया, 4 आया।
जेड इंटरसेप्ट यानी जेड अंतःखंड कितना आया, 3 आया, और ये आपका आंसर है। तो आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, अंतःखंड भी पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, जो भी बराबर के बाद अंक रहे उससे आप भाग दे दीजिएगा और आपको इस फॉर्म पे ले आना है। ले आने के बाद आप तुलना कर लीजिएगा, ए का मान, बी का मान, सी का मान। जो आएगा पहला ए का मान है, बी का मान है और ये सी का मान है, तो अंतःखंड आपको निकल जाएगा। ठीक है, दोनों टाइप से आपको याद रखना है। अंतःखंड दिए हुए रहे तो आप इक्वेशन ऐसे निकालिएगा, और इक्वेशन अगर दिए हुए रहे तो आपको अंतःखंड भी निकालने आना चाहिए, उल्टा पुल्टा दोनों। ठीक है, इसका आंसर तो आप लोग कमेंट कर ही दिए होंगे अभी तक। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो ये है आप लोग का फॉर्मूला नंबर 7 क्या है समझने का प्रयास करिएगा। ये आपसे 5 नंबर में सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, देखिएगा इस टॉपिक को पहले थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर वाला बात है कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, यानी कि समझिएगा दो दिए समतलों के प्रतिच्छेदन, ये मेन पॉइंट है। प्रतिच्छेदन मतलब इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला समतल का आपको समीकरण पूछेगा। यानी कि आपको यहाँ पर ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला प्लेन है, ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है और ये तीसरा प्लेन। ठीक है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये तीसरा प्लेन है। तो आपको क्या करेगा, दो गो प्लेन जो है आपको दे दिया जाएगा, जैसे इस तरह से दोनों का इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ये वाला, जहां पे दोनों कट कर रहा है, वहां से एक नया प्लेन पास करेगा और उसका आपको समीकरण आपसे पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका वेक्टर फॉर्म में भी आता है, कार्तीय फॉर्म में भी आता है। तो देखिए पहले वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, n1 बराबर d1, ये पहला, और एक और रहेगा वेक्टर r डॉट n2 बराबर में d2। ये दो प्लेन आपको दे दिया जाएगा और कहेगा ये दोनों के प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल का समीकरण निकालिए, यानी कि इंटरसेक्शन से आपको पास कर रहा है, पासिंग यहाँ पर देख लीजिए, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ठीक है, अगर आपसे तब पूछे देन रिक्वायर्ड प्लेन अगर आपसे पूछे, यानी कि अभिष्ट तल का समीकरण अगर पूछे, तो आपको करना क्या है, दोनों प्लेन को जोड़ देना है। कैसे, देखिए वेक्टर r डॉट, ऐसे डॉट लिखिएगा पहले, n1 में n2 को जोड़ना है। तो n1 प्लस n2 नहीं बल्कि लैम्डा एक अचर कांस्टेंट लगा देना है, n1 और n2 कुछ इस तरह से। बराबर के बाद आपको d1 में d2 जोड़ना है और वो इसी तरह से d1 प्लस लैम्डा d2, ये होता है इसका फॉर्मूला। एक बार फिर से समझिए, बड़ी जल्दी में आप याद हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बार, दो जो आपको प्लेन दिया हुआ रहेगा, पहले वेक्टर r लिखना है डॉट n1 में n2 को जोड़ना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ना है बल्कि लैम्डा लगा के जोड़ना है, n1 प्लस लैम्डा n2, फिर d1 में d2 जोड़ना है तो d1 प्लस लैम्डा d2। और इससे आपको ये जो लैम्डा अपना मन से अभी हम लिखे, इस लैम्डा का मान आपको निकालना पड़ता है। और निकलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको एगो पॉइंट जो है ना, कहेगा कि इस पॉइंट से पास करता है, उस पॉइंट के मदद से हम लैम्डा का मान निकाल लेंगे। और n1 n2 d1 d2 तो दो प्लेन जो दिया रहेगा उसमें पता रहेगा ही, और इसमें मान आपको रख देना। ठीक है, यही चीज अगर मान लीजिए कि आपसे कार्तीय रूप में पूछे, तो कार्तीय रूप में आप जानते हैं ना, a1x b1y c1z, और बराबर के बाद जो d1 है इसको इधर ले आइएगा तो माइनस में d1 ऐसे है, बराबर के बाद 0 ऐसे कर दीजिएगा। पहला प्लेन ऐसा रहेगा, दूसरा प्लेन आपको रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस में d2 बराबर के बाद 0। दो प्लेन आपको दिया रहेगा, और ये कौन फॉर्म में, कार्तीय रूप में बोल रहे हैं। और तब आपसे पूछे देन रिक्वायर्ड प्लेन, अगर आपसे पूछे देन रिक्वायर्ड प्लेन, यानी कि वही इंटरसेक्टिंग लाइन से जाने वाला प्लेन का समतल का समीकरण पूछे, अभिष्ट तल का समीकरण अगर पूछे, तो आपको करना क्या है, दोनों समतल को बस जोड़ देना है डायरेक्टली। कैसे जोड़ना है, तो ऐसे लिखना है, पहले a1x b1y c1z माइनस d1, आप प्लस लैम्डा लगा के दूसरा को जोड़ देना है। कैसे, a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 अब बराबर के बाद 0। ये है आपका नया फॉर्मूला। किस फॉर्म में, तो ये है आपका कार्तीय रूप में। तो बात को समझने का प्रयास करिए, आपको याद हो जाएगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक सेकेंड, देखिए समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखा गया, ये थोड़ा सा हमको लगता है आपको दिख नहीं रहा है। एक सेकेंड, हाँ अब तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर नहीं दिखता है ना। देखिए, तो ये हो गया बात।
तो हम क्या बताएं, एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिए बढ़िया से, कि अगर मान लीजिए कि अगर आपसे ये क्या है, एक सेकेंड, अगर आपसे मान लीजिए कि आपको वेक्टर फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इंटरसेक्टिंग कहेगा, कटान बिंदु से जान, और ये है आपका सिर्फ किसके लिए, ये है जब दूगो कार्तीय रूप में समतल का समीकरण दिए हुए रहे, तो बस आपको जोड़ देना है, किसके लगा के, लैम्डा लगा के। ठीक है, अब चलते हैं इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिससे कि आपको अच्छा से समझ में आ सके। देखिए एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है आपका एग्जाम्पल्स कि समतल इतना वेक्टर आई डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 6 और वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर -5 के प्रतिच्छेदन, देखिए यहाँ पे कहा ना प्रतिच्छेदन तथा बिंदु इतना से जाने वाली समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो ये सदिश रूप में है तो सदिश समीकरण निकालिए, कार्तीय रूप में रहे तो कार्तीय निकाल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, आपसे पूछ रहा है वेक्टर समीकरण ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, ये नाम याद रखिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, यानी दो जो प्लेन है, दोनों प्लेन के प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल का समीकरण अगर आप कभी पूछे तो समझ जाइएगा कि आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक ना, चलिए तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए वेक्टर फॉर्म में, तो ये इतना तो आपको पता हो गया कि यहाँ पे n1 क्या है, देख लीजिए यहाँ पे वेक्टर n1 जो है आपका ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर n2 क्या है, तो n2 मतलब दूसरा वेक्टर जो रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इस तरह के सवाल जो है आपको अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज में जरूर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर d1 का मान देख लीजिए, d1 का मान 6 और d2 का मान -5 है। तो आपको करना क्या है, रिक्वायर्ड प्लेन अगर आपसे पूछे वही ये याद रखिएगा जरूर, प्रतिच्छेदन से जाने वाला तल का समीकरण। ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेन, अभिष्ट प्लेन जो होगा आपका, अभिष्ट तल जो होगा, करना क्या है, ऐसे फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, वेक्टर r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, और इसी में बस आपको करना क्या है, मान आराम से बैठा देना। ठीक है, तो चलिए हम आपको बैठा कर बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर r तो ये बेचारा वैसा ही रहेगा, n1 और n2 को जोड़ना है लैम्डा के साथ। तो देखिए n1 ये है और n2 ये है, तो आपको लिख दीजिएगा i प्लस जे प्लस के, ठीक है, और प्लस में लैम्डा, ऐसे ब्रैकेट इसको गिर दीजिए, और लैम्डा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बराबर के बाद आपको क्या लिखना है, एक बार देख लीजिए, बराबर के बाद आपको देना है d1 प्लस d2, d1 का मान 6 और लैम्डा तो आपके पास रहेगा, और d2 का मान माइनस है तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख दिया, लैम्डा 5 या 5 लैम्डा लिख दिया। ठीक है, इसको उलट के फिर लिख सकते हैं 5 लैम्डा। ठीक, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब आप सोचिए कि ये इक्वेशन आपको निकालना, लेकिन इसमें लफड़ा क्या कि लैम्डा का मान आपको निकालना पड़ेगा, और लैम्डा का मान निकालने के लिए गौर से देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट जो है दिए हुए, इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो आपको लिखना क्या है, लिखना है इक्वेशन 1 passing through the point, passing through the point 1 1 1। ठीक है, हिंदी में इसको लिख देते हैं, समीकरण 1 बिंदु 1 1 और 1 से गुजरती है। ये आराम से समझिएगा, ये जल्दी में आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आराम से आपको थोड़ा सा समय देना होगा, तब आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। समीकरण 1 बिंदु इतना इतना से गुजरती है, तो गुजरने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से गुजरना, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, ई वेक्टर आर का मान ये हो जाएगा, इसमें आई जे के लगा दीजिएगा। ठीक है, तो वह आई जे और के ये वाला वैल्यू दे देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे जो भी पॉइंट मान लीजिए कि 2 3 4 होता तो उसमें आई जे के लगा देंगे, तो ये वेक्टर आर आपका हो जाएगा। और इसको करना क्या है, ये जो वेक्टर आर होगा, इस जब यहाँ पे जो आपको वेक्टर आर दिखाई दे रहा है, इस वेक्टर आर का मान आपको बैठा देना है। चलिए तो देखते हैं इसको, अब हम लोग करते क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वेक्टर आर का मान वो रख देना है। ठीक ना, तो थोड़ा सा हम आपको रख के बताते हैं। तो पहले हम लिखेंगे वेक्टर आर का मान, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट, और ये देख लीजिए ब्रैकेट के अंदर वो जो पहला का वेक्टर था ये सब आपको लिखना पड़ेगा, आई प्लस जे प्लस के, इसमें भी आई प्लस जे प्लस के था, लिखिए आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, और लैम्डा इंटू दूसरा वेक्टर क्या था, देख लीजिए एक बार, ये 2 3 4 था। ठीक है, 2 3 और 4, इसको आप जल्दी में नहीं समझ सकते क्योंकि आपको आराम से इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, और बराबर के बाद देख लीजिए एक बार ध्यान से, 6 माइनस लैम्डा 5 है, तो ये तो बेचारा वैसा ही रहेगा, 6 माइनस
5 लैम्डा, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। और इसको आपको गुना करके इससे आपको लैम्डा का मान निकाल देना है। ठीक, तो चलिए गुना करते हैं। इसको वेक्टर से इसमें डॉट करेंगे तो क्या आएगा आपको पता है, आई में आई से गुना करेंगे तो 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1। ये समझ में आया कि नहीं। इसमें से गुना करेंगे, जैसे आई में आई से, जे में जे से, के में के से, तो सब में तो 1 है 1 है ना। अब फिर इसी को इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस लैम्डा बाहर छोड़ दीजिएगा, इसको गुना कीजिए तो 1 गुने 2 प्लस 1 गुने 3 प्लस 1 सेकेंड, ये यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और 1 गुने 4, अब बराबर के बाद 6 माइनस 5 लैम्डा तो आपके पास रहेगा। ठीक है, 5 लैम्डा, 5 लैम्डा, 5 यहाँ पे 5 लैम्डा। ठीक है, अब आप बताइए इसको ये क्या है, गुना करेंगे तो 1 1 1 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस ये गुना करेंगे तो 2 3 5 4 9, तो 9 लैम्डा ही हो जाएगा, बराबर के बाद 6 माइनस 5 लैम्डा। इसे आप लैम्डा को एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, माइनस में 5 इधर आके प्लस में, तो 9 और 5 लैम्डा बराबर 6, प्लस 3 इधर आके माइनस 3, तो कितना आएगा 9 5 14, लैम्डा बराबर 3। इससे आपको लैम्डा का मान बस निकाल लेना, ये है आया लैम्डा का मान। तो लैम्डा का मान जब निकल जाए ना, इसमें मेन एक को काम करना है, सीधा सीधा बात समझिए। देखिए ये कोई बड़ा बात नहीं है, आपको n1 n2 छांट के ये फॉर्मूला में आप बैठा ही सकते हैं। ये जो आपको फॉर्मूला है वेक्टर r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2, इसमें मान तो बैठा दीजिएगा, और इसमें लैम्डा का मान आपको निकालना होता है, और लैम्डा का मान निकालने के लिए कोई ना कोई बिंदु देगा वो। ठीक है, तो कह रहा था इस बिंदु से गुजर रहा है, तो आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट है 1 1 1, इसमें आपको आई जे के लगा देना, और ये वेक्टर आर का मान हो जाएगा। ठीक, अगर यही कार्तीय रूप में था, वहां पर एक्स वाई जेड का मान लिख देते, एक्स का मान 1, वाई का मान 1 और जेड का मान 1 लिखते हैं ना, तो यहाँ पर वेक्टर के रूप में लिखना था, इसलिए हम आई जे के ऐसे लगा के लिखे, और वेक्टर आर का मान रख दीजिएगा, दोनों को इसको गुना कर देना, इससे आपको लैम्डा का मान निकाल लेना है। तो लैम्डा का मान जब निकल जाए, तो आप जो समीकरण एक यहाँ पे 1 मान के छोड़े थे, यहाँ पे आपको मान बैठाना पड़ेगा, कितना 3/14। तो आप कोई पेज ले लेते हैं, देखिए यहां से आपको करना क्या होगा, अब लिखना होगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देख लीजिए वेक्टर आर डॉट, ये आपका एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्या है, पहला i प्लस जे प्लस के, इसको लिख देते हैं i प्लस जे प्लस के। ठीक है, और प्लस में लैम्डा इंटू दूसरा वेक्टर था, क्या था 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, ये सब आराम से बनाने वाला है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी गड़बड़ाइएगा तो इधर उधर हो जाएगा, है ना। देखिए उसके बाद क्या है 6 माइनस 5 लैम्डा, 6 माइनस 5 लैम्डा, इसमें आपको लैम्डा का मान निकाल चुके हैं, मान बैठा देना है, वेक्टर आर वैसा ही रहेगा, आई प्लस जे प्लस के ये बेचारा वैसा ही रहेगा। अब आप बताइए प्लस लैम्डा का मान 3/14 लाए हैं, और ये बेचारा 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप जस के तस, और बराबर के बाद 6 माइनस 5 गुने लैम्डा का मान 3/14। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा भी उनका जोड़ घटाव बनाना होगा, तो लघुत्तम निकाल लीजिए 14, 14 से समय गुना होगा तो 14i 14j प्लस 14 के, ये 5 नंबर का सवाल है, तो थोड़ा सा आपको वेट तो करना पड़ेगा, 3 दूना 6i, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आपको लिखना मिटाना पड़ जाता है ना। तो 6i कैप प्लस ये 3 ti कितना आएगा 9j कैप, और प्लस 4 ti 12k कैप। ठीक है, और बराबर के बाद इसको भी भिन्न का घटाओ, तो लघुत्तम 14 14 14 छक्का 14 6 छक 24, यानी कि 84, 14 छक 84 माइनस 5 ti 15। ठीक, अब चाहे तो 14 से 14 काट ही देते हैं। ठीक है, ये कट गया, तो क्या बचा वेक्टर आर डॉट, इसको तनी जोर जार करिए, 14 और 6 20, तब 20 आई, 14 और 9 9 4 13, यानी कि 23 जे कैप, और 14 और 12 26, यानी कि 26 के कैप। आप बराबर के बाद घटा लीजिए, तो ये 14 में से 5 गया 9, यानी कि आपका आ जाएगा 69। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते थे, और हमें लगता है कि तनका से आपको मेहनत कहाँ करना है, एक बार फिर से हम आपको याद दिला देते हैं। जैसे ही बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा था ये वाला, और इसमें मान बैठा देना, और जो भी पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे इस पॉइंट से पास कर रहा था 1 1 से, तो आपको आईजे के लगाना, जो भी अंक होगा उसमें आईजे के सटा देना। ठीक है, और ये वेक्टर आर का मान आपको समीकरण 1 जो है ये वाला
यहाँ पे आपको मान बैठा देना था इसमें, ठीक है। ई वेक्टर आर का मान गुना करिएगा, उससे लैम्डा का मान निकाल दिए थे। लैम्डा का मान जब निकल जाए तो फिर आपको समीकरण 1 में ही सिर्फ लैम्डा के जगह पर मान बैठा देना है। इस यहाँ लैम्डा है और एगो यहाँ लैम्डा है, मान बैठा दीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए, 5 नंबर मिल जाएगा। इसको आप लोगों को करना पड़ेगा, एक दूधा बनाना होगा, तो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। और आपको हम बता दें, एक्सरसाइज में अगर इस टाइप का सवाल खोजिएगा ना, आपके एक्सरसाइज में भी इस टाइप का सवाल देखने को जरूर मिलेगा। आप एक बार हम ये आपको बता देते हैं, इस टाइप का सवाल जो है आपको 2 सवाल है, एक 10 नंबर और एक 11 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर जो है सवाल आपसे एकदम वैसा ही है, सेम एकदम ऐसा ही, आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक। अब हम बताते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कोप्लेनारिटी ऑफ टू लाइंस, यानी कि अगला जो फॉर्मूला है आप लोगों का 8वां नंबर की दो रेखाओं का सहतलीय होना आपको सीखना है। तो सहतलीय कहने का मतलब कोप्लेनर कब होगा, जो देखिए सहतलीय कहने का मतलब जो एक ही लाइन में हो, एक ही या समांतर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, एक ही तल में होना चाहिए, अलग अलग तल। एगो बताए थे विषम तलीय रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी, याद है? तो विषम तलीय रेखाओं का बताए थे, यहाँ पर सहतलीय कब होगा, जब एक ही तल में होगा। तो याद रखिएगा वेक्टर फॉर्म में, आपको पता है दूगो यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा प्लेन की बात नहीं हो रहा है, लाइन की बात हो रहा था। लाइन का इक्वेशन आपको पता है, वेक्टर आर अब बराबर होता है वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 पहला, और एक और वेक्टर होगा वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। इस तरह से दूगो रेखा दिए हुए रहेगा ऐसे, या हो सकता है कि कार्तीय रूप में भी दे दिया जाए ऐसे, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। तो दूगो रहेगा तो 1 1 1 ऐसे लगा देते हैं, और एक और रहेगा x माइनस x2 बटा a2, y माइनस y2 बटा b2, z माइनस z2 बटा c2। ये सब आपको याद आ रहा होगा अगर आप लाइन वाला चैप्टर देखे होंगे तो। नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 3D याद रखिएगा, शुरू वाला टॉपिक से ही आप सारे बात को समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। तो देखिए ये मतलब सहतलीय कब होगा, जब इसका कंडीशन याद रखिएगा। सीधी सी बात आपको याद रखना है क्या, जैसे डी निकालना सीखे थे उसमें ना, तो यहाँ पर याद रखना है b1 क्रॉस b2 और डॉट a2 माइनस a1 बराबर 0। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसको उलट पुलट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, डॉट है। पहले आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं a2 माइनस a1, तब डॉट के बाद क्रॉस b1 क्रॉस b2 बराबर 0 अगर आ गया तो समझिएगा कि वह सहतलीय है। यानी दो रेखा से आपको करना क्या, पहले b1 b2 का क्रॉस निकाल लेना, a2 माइनस a1 निकाल लेना, दोनों का डॉट निकालना। अगर वह 0 आ गया तो समझ जाइएगा कि वह सहतलीय है, यानी कि कोप्लेनर है। अगर मान लीजिए 0 न आवे तो मतलब वही सहतलीय नहीं है, यानी कोप्लेनर नहीं है। यही कार्तीय रूप में अगर ये जो दिखाई दे रहा है, तो कार्तीय रूप में आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। देखिए इसको हम आपको बता देते हैं, नेक्स्ट पेज लेकर हूँ। देखिएगा कोप्लेनर अगर मान लीजिए आपसे पूछे कार्तीय रूप में, तो इसको एक डिटर्मिनांट के रूप में ऐसे लिखना है, इसका मान 0 आना चाहिए। देख लीजिए एक बार ध्यान से, यहाँ क्या है, a2 माइनस a1 है, तो इसको हम पहले ऐसे लिख देते हैं, बाद बनाने से पहले x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 पहला, ठीक है। और एक दो जो रो बच गया उसमें से आपको इसका मान निकाल देना, a1 b1 c1 जो बटा वाला है ना, और a2 b2 c2 वो बैठा देना यहाँ पे लिखना है a1 b1 c1, यहाँ पे लिखना है a2 b2 और c2। इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर आए तो भी आप कह सकते हैं कि जो दो लाइंस है वो क्या है, कोप्लेनर है, यानी सहतलीय, ठीक है। तो ये कंडीशन है सहतलीय, कभी चेक करने के लिए कह दिया जाए, दो रेखा दे दिया जाएगा और कहेगा आप इसको चेक करके बताइए कि ये सहतलीय है कि नहीं है, ठीक। तो चलिए हम आपको एक उदाहरण पे ही ले चलते हैं। जैसे देखिए ये उदाहरण देखिए, दर्शाइए कि रेखाएं सो डेट द लाइंस इतना और इतना जो है सहतलीय है, यानी कि कोप्लेनर। आपको सिद्ध साबित करना है। तो कोप्लेनर देखिए ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो आपको करना क्या है, इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना। डिटर्मिनेंट देख लीजिए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 2-3 बार फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 और c2। इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम इसमें मान बैठाएंगे, 0 अगर आ जाए तो कह देंगे सहतलीय, 0 नहीं आए तो कहेंगे सहतलीय नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे मान छाट देते हैं। देखिए इसमें से आप छाटिएगा तो ये x1 y1 आएगा। तो x1 के मान याद रखिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो आपको माइनस में लिखना है, माइनस है तो प्लस में। तो ये x1 का मान -3 है,
y1 का मान 1 है क्योंकि माइनस है तो प्लस में लिखना है, और z1 का मान यहाँ पे है -5 है तो आपको प्लस में लिखना है, ठीक है। और ये x2 हो जाएगा, x2 मतलब ये दूसरा पॉइंट से यहाँ प्लस है तो माइनस लिखना है, y2 यहाँ माइनस है तो ठीक है +2, और z2 यहाँ पे माइनस है तो प्लस, उलट के पॉइंट से आपको निकालना है। तो ये पॉइंट निकल गया है ना, x1 y1 z1 निकल गया। और आपको ये जो बटा में a1 b1 c1 है इसको आप समझते हैं, a1 का मान -3, b1 का मान 1, c1 का मान 5, a2 का मान आप निकालेंगे तो दूसरा रेखा के बट्टा वाला से -1, b2 का मान 2 और c2 का मान 5। अब इस मान सारे मान को आपको करना क्या है, आराम से डिटरमिनेंट में बैठा देना है। चलिए बैठाते हैं। x2 में से x1, तो देखिए आपको ये x2 में से x1 घटाना है, -1 में से ऐसे लिखना है, -1 में से -3 तो +3 हो जाएगा, y2 में से y1 2 में से 1 घटाना तो लिखेंगे 2 - 1, z2 - z1, यहाँ z2 देख लीजिए 5 - 5 ऐसे लिखिएगा 5 - 5, ठीक है। और a1 b1 c1 तो ये वाला आपको दिखाई दे ही रहा है बट्टा वाला, -3 1 5, और a2 b2 c2 दूसरा में से -1 2 और 5, ठीक है। और बराबर के बाद आपको 0 लाना है, तो चलिए हम आप इसको डायरेक्ट यहीं से बनाते हैं, जोड़ेंगे तो ये 2 1 0 -3 1 5 -1 2 और 5, सही है। अब आप क्या करिए, इसमें से किसी को ना आप सोच लीजिए कोई डिटरमिनेंट का 0 वैल्यू कब आता है, जब दो रो या दो कॉलम बराबर होता है। तो यहाँ से अभी आपको बराबर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपको हम एक बात बताएं, अगर आप ऐसा करिएगा ना, इसको जोड़ दीजिए, ऐसा करते हैं इसको, ये जो आपको R1 है, थोड़ा सा मार्कर चेंज करके आपको बताते हैं, एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए ये जो R1 है और ये जो R2 है, इसको अगर आप जोड़ दीजिएगा ना, जैसे R1 आप प्लस R2, अगर R1 को चेंज कर दीजिए और ये ऑपरेशन लगा दीजिए, इसको जोड़िए, 2 और -3 जोड़िएगा ना तो यहाँ पे -1 आएगा, 1 और 1 को जोड़िएगा तो 2 आएगा, 0 और 5 को जोड़िएगा तो 5 आएगा, और ये सब उतार दीजिए, -3 1 5 -1 2 5, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रो और ये रो आपको बराबर दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही बराबर दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर आपको ये सब प्रॉपर्टीज नहीं लगाने का इच्छा तो कोई बात नहीं, इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, झांका ताकी कर लीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उससे भी आप बना सकते हैं, उससे भी आप कह सकते हैं कि इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये कंडीशन सिर्फ आपको चेक करने के लिए बताया गया था कि हो सकता है कोप्लानर कभी आपसे पूछ दे सहतलीय का कंडीशन, तो आप आसानी से बना सकते हैं। बस आपको ये डिटरमिनेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बस आपको याद रखना है, इसमें मान बैठा देना, ठीक। तो फिलहाल ये तो 2 नंबर वाली बात हुआ। अब हम आपको बताते हैं, अब जो आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा ये आज का क्लास लंबा होगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। ये देखिए आज हम आपको ये लास्ट एक टॉपिक बता देते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि 2 नंबर के सवाल में भी, 1 नंबर के सवाल में भी आपसे इससे 4-5 को सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, सिर्फ ये टॉपिक को, ठीक है। यहां से आपको जरूर ध्यान से इसको देखना, ठीक है। चलिए, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स यानी 2 समतलों के बीच का कोण, कहने का मतलब 2 प्लेन आपको दिया हुआ रह सकता है, ठीक है। और आपको कहेगा कि दोनों के बीच जो है आप एंगल निकालिए, एंगल कोण निकालिए, आपसे कोण पूछेगा। तो याद रखिएगा इसमें मेन जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन, इसी के बीच का एंगल निकाला जाता है। तो आपको पता है ये n1 होता है और ये क्या होता है n2, दो जो प्लेन नॉर्मल जो होता है, तो आपको सीधा याद रखना है वेक्टर फॉर्म में, जैसे वेक्टर r.n1 = d1 पहला प्लेन होगा, दूसरा होगा वेक्टर r2 नहीं n2 होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा ये n2 अब बराबर के बाद d2, ये दो प्लेन है। और अगर आपसे पूछे एंगल बताइए तो cos थीटा बराबर, याद रखिएगा n1 और n2 के बीच एंगल निकालना, जैसे a और b का डॉट में आप कैसे निकालते थे वैसा ही, तो आपको लिखना है n1 डॉट n2 बटा में मोड ऑफ n1 मोड ऑफ n2 ऐसे, ठीक है। और इसमें पूरा मोड लगा देना है, और ये रहा आपका नया फॉर्मूला। ये कब, जब एंगल पूछे यानी कि कोण पूछे तब ये फॉर्मूला का यूज आप करिएगा। यही चीज हो सकता है कि अगर मान लीजिए कार्तीय रूप में प्लेन रहे, आपको ऐसे दिखाई दे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, और एक और प्लेन दिखाई दे जैसे a2x प्लस b2y प्लस c2z अब बराबर के बाद d2, ऐसा आपको प्लेन अगर आपको दिखाई दे ये कार्तीय रूप में, तब आप cos थीटा एंगल पूछे तो आप लगाइएगा a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2, ये जैसा कि आपको पता ही है, डॉट प्रोडक्ट में भी सीखे थे, लाइन में भी आपको बताया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल लिख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्मॉल भी लिख दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक आपको डायरेक्शन रेशियो ही छांटना है, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, ताकि अंतर समझ में आए कि यहाँ पर कैपिटल है तो ये प्लेन का है और ये है आपका प्लेन का है, दोनों एंगल निकालना है। बशर्ते कि आपको याद होना चाहिए कि ये प्लेन का इक्वेशन कब, जब कार्तीय रूप में रहेगा, और ये फॉर्मूला कब लगा, ये फॉर्मूला कार्तीय रूप में, और ये कब, जब वेक्टर फॉर्म में आपको प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तब। हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण से समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, नोट में आप इस बात को समझ लीजिए, ये नोट बड़ा काम का है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर आपको लिखा गया स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब होगा, यानी दो समतल लंबवत कब होगा, तो इसका कंडीशन, लंब आपको लाइन में भी बताए होंगे, कंडीशन आपको ये याद रखना है, A1 A2 B1 B2 और प्लस में C1 C2 अगर 0 के बराबर आ जाता है, ये डायरेक्शन रेशियो ही है, ठीक है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर 0 के बराबर आता है, तो आप कह सकते हैं कि जो दो लाइन प्लेन जो दिया हुआ था, यानी जो समतल दिया हुआ था, वो दोनों एक दूसरे पर लंबवत है, यानी कि लंब है। यही कंडीशन हो सकता है कि टू प्लेन्स आर पैरेलल, यानी कि समांतर पूछे, दूसरा समांतर पूछे, तो इसके लिए आपको कंडीशन अप्लाई करना है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर के बाद C1 बटा C2, ये कंडीशन पास करना चाहिए। यानी कि अनुपात बराबर है तो वो समांतर है, और अगर गुणनफलों का योगफल अगर 0 है तो वह लंब है। तो ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से पूछा जाता है, हम आपको आगे चल के क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। चलिए, तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स के सहारा से इस बात को समझने का प्रयास बढ़िया से करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स नंबर 1, कि दो समतल इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करना। तो बताइए, ये यहाँ पर दो समतल आपको दिखाई दे रहा है, समतल 1 और समतल 2, यानी कि दो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, और दोनों के बीच आपको एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का मतलब ये डॉट क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। तो पहले आप वेक्टर फॉर्म में याद कर लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, N1 डॉट N2 बटा में मोड ऑफ N1 मोड ऑफ N2, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला का ही खेल है, फॉर्मूला याद रहेगा तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है, मेन फॉर्मूला ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आपको मान छाट देते हैं। N1 का मान बताइए, तो N1 का मान ये पहला का वेक्टर में से आप छाट लीजिएगा, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। N2 का मान दूसर का में से, तो दूसर का कितना है देख लीजिए, 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस में 2k कैप, और D1 D2 का तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो आपको इसमें मान बैठा देना, समीकरण 1 छोड़ के पहले आप N1 डॉट N2 निकालिए, ठीक है। N1 डॉट N2, डॉट तो आप वेक्टर से ही सीखते आ रहे हैं, i में i से, j में j से, k में k से, तो गुना करिए, 2 गुने 3, 1 गुने माइनस 6 और माइनस 2 गुने माइनस 2, गुना कर सकते हैं, इसको गुना करिए तो 6 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 से 6 तो हमको लगता है कटिए जाएगा, तो इसका आएगा 4, ठीक है। अब आपको मोड भी निकालना हो तो मोड ऑफ N1 निकाल लीजिए रूट अंडर करके, मोड ऑफ N2 निकाल लीजिए रूट अंडर करके, ठीक है। N1 मतलब इससे निकालिए तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 के स्क्वायर 4, कितना आएगा, 4 4 8 है 1, 9 9 का वर्गमूल निकलता है 3, फिर N2 निकालेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4, थोड़ा सा स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, 36 4 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल 7 आता है, तो निकल गया। लास्टली आपको इस cos थीटा में बैठा देना है, तो cos थीटा में बैठा देते हैं। देखिए आपको एक लाइन बढ़ा के, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, N1 डॉट N2, यहाँ पर भी फिर से हम लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, मोड ऑफ N1 मोड ऑफ N2, है ना, इसमें मान बैठे। N1 डॉट N2 का मान अभी आप निकाल के लाए हैं, कितना 4 आया है, तो यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे 4 बटा में N1 डॉट N2 का मान, N1 N2 का मान देखिए, N1 का मान 3 है और इसका मान 7 है, तो इसका मान लिख दीजिए 3 गुने 7, ठीक है। तो 4 बटे 7 दिया 21, और इससे आपको कितना आएगा भाई, थीटा, ये देखिए cos थीटा बराबर है ना, cos थीटा बराबर 4 बटे 21 है, तो थीटा बराबर कितना आएगा, cos इनवर्स 4 बटे 21, और यही आपका आंसर है। तो कितना सस्ता है, बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बस इसमें दिक्कत यही है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और फॉर्मूला बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। और हम एक फॉर्मूला का वीडियो भी बनाए हैं, जिसमें कि आपको टोटल फॉर्मूला 11 फॉर्मूला एक ही वीडियो में आपको बता दिया गया है, उसको 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कार्तीय रूप में अगर क्वेश्चन रहे, जैसे ये देखिए दूसरा सवाल देखिए, कि दो समतल इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करें। तो बताइए किस फॉर्म में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और 2 नंबर के सवाल में पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्लेन है, एक बार ये प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन है,
ठीक है। 3D थोड़ा सा आपको मुश्किल इसलिए लगता है ना क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा होता है, लेकिन आप अगर आराम से सारा फॉर्मूला को एक एक कर समझेंगे तो बड़ी आसानी से समझ जाइएगा। ये पहला प्लेन और दूसरा प्लेन है, एंगल पूछ रहा है तो एंगल फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। कॉस थीटा बराबर, बताइए क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस में C1 C2 और बटा में रूट अंडर और फिर रूट अंडर, याद है रूट अंडर के अंदर में क्या होगा, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, फिर इसमें होगा A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2। ये सब लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। देखिए A1 B1 C1 इसको निकालना होगा तो यहाँ से हम मान थोड़ा सा छाट देते हैं, एक बार आप देख लीजिए मान कैसे छाटते हैं। तो देखिए यहाँ से मान छाटते हैं, A1 का मान इसमें से निकालिएगा 3, B1 का मान -6 ये वाला और C1 का मान ये 2, ठीक है। और फिर उसी तरह से A2 का मान छाट लीजिए दूसरा में से, तो 2, B2 का मान 2 और C2 का मान माइनस है तो माइनस में लिखिएगा, प्लस है तो प्लस में। मान छाट दिया, अब इसमें मान थोड़ा सा रख दीजिए। तो आपको करना क्या है, सामने सामने गुना कर देना, A1 में A2 से, B1 में B2 से, C1 में C2 से, तो गुना करिए 3 गुने 2, समझ सकते हैं ना, A1 A2 देखिएगा तनी बढ़िया से, B1 B2 यानी कि 6 गुने 2 प्लस C1 के मान यहाँ पे 2 है, C2 के मान -2 है, तो 2 गुने -2 बटा में आपको देखना है रूट अंडर इसका स्क्वायर, पहला का क्या स्क्वायर कर देना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर रूट करना है A1 A2 B2 C2 ये वाला है, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर माइनस में 2 का स्क्वायर। अब इसका मान थोड़ा सा निकाल दीजिए, गुना करिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 माइनस में 4 और बटा में कितना आएगा इसको देख लीजिए, ये 36 4 40 और 49 एकदम सेम ही आएगा हमको लगता है 49, और ये कितना आएगा 4 4 8 4 4 4 8 4 3 12 आएगा, इस पर तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, देखिएगा एक सेकंड, इसको थोड़ा सा देखिए ऊपर में कितना आएगा 12 6 18 में से 4 गया, 18 में से 4 गया तो 14 आ जाएगा ऊपर में, तो 14 कॉस थीटा है, याद रखिए कॉस थीटा। अब बटा में देख लीजिए थोड़ा सा क्या निकला, 49 का तो निकल जाएगा ना 7, और इसका 12 का कुछ निकलता है क्या आपको पता है, 49 का 7 आ गया और 12 का निकल जाता है 4 3 12 यानी 2√3 आएगा, ठीक है 2√3 ऐसे करके इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 2 से 2 भी कट जाएगा तो कितना आएगा, इससे तो हमको लगता है कॉस थीटा बराबर, एक बार चेक कर लीजिए, एक सेकंड यहाँ पे एक चेक कर लीजिए थोड़ा सा मान में कहीं गड़बड़ ना हो गया, ये B1 का मान क्या था, B1 का मान माइनस, ओहो यहाँ पे देखिए गौर से -6 था, ठीक है ये आपका -6 था, तो ये माइनस में 12 हो जाएगा। अब ये गड़बड़ आ जाते हैं ना, एक बार चेक कर लीजिए इसको, यहाँ पे आपका माइनस में होगा, ठीक, तो ये माइनस में होगा तो बता दीजिए 12 अच्छा 16, 16 में से तो ये -10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -10। ये सब थोड़ा सा आप ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो ऐसा ना कि गड़बड़ हो जाए, यही सब चीज छोटा छोटा सा बात आपको देखना पड़ता है, ठीक ना। तो कितना आएगा -10 और बटा में ये तो आपका सेम का सेम रहेगा, अभी तो कटेगा नहीं, 7 के साथ आपका जिंदा ही रह जाएगा, मोड है तो आप जानते हैं कि प्लस में ही लिखना है, तो कॉस थीटा बराबर इसको, हाँ इसको काट दीजिए ना, 2 5 10 ये, तो ऊपर में क्या आएगा 5/7√3 आएगा, ठीक। और इससे आप थीटा का मान निकाल दीजिए, या आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, चलिए इसको छोड़ देते हैं पहले, 5/7√3। और अगर रेशनलाइज किसी को करने का इच्छा हो तो ऐसे कर सकते हैं, √3 से गुना √3 से भाग, तो 5√3 बटा √3 से गुना करेंगे तो नीचे में सीधा 3 हो जाएगा और 7 या 21, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो जोड़ घटाव थोड़ा सा देख कर करिएगा, एक माइनस प्लस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा -6 था, हम प्लस में 6 लिख देते इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक। चलिए तो अगले सवाल पर आते हैं, अब आपको बताते हैं एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव कैसा सवाल पूछा जाता है, देखिए ध्यान से, कहेगा कि ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है इसके समांतर आपको एक पैरेलल प्लेन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। सोचिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से सोच कर बताइए कौन सा होगा, थोड़ा सा सोचिए तो जल्दी से, कि ये जो प्लेन है इसके समांतर कौन सा होगा। तो समांतर का कंडीशन अभी आपको पता है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अनुपात बराबर होना चाहिए, ऐसे दो प्लेन खोजना है, जैसे पहला प्लेन तो आपको ये हो ही गया, ठीक है, और इस चारों में से तीनों में से कौन है वो ऐसा प्लेन है जो ये इस कंडीशन को पास करता है, अनुपात बराबर आएगा। तो देखिए एकदम सेम सेम देखिएगा, इसका सेम ठीक है, इसका भी ठीक है, इसका भी, लेकिन ये देखिए इसका तो एक आएगा, इसका एक आएगा, इसका, लेकिन इसका ही प्लस माइनस गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दूसरा को चेक करते हैं, तो ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है, तो यही वाला आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2/2 और इसका देखिए -3/-3 और ये 4/4 सेम आएगा, सबका मान एक एक आएगा, यानी कि अनुपात बराबर आएगा, यानी यही वाला आपका पैरेलल हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। शॉर्टकट में आप याद रख सकते हैं ऐसे, ये सेम वेक्टर हो दिखाई देगा आपको, ये सेम
प्लेन आपको ऐसा दिखाई देगा 2x माइनस 3y प्लस 4z, और यहाँ जो 7 है ना इसके जगह पर कोई कांस्टेंट बदल जाएगा बस, यानी 7 है तो 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, तो यहाँ पर देखिए 11 कर दिया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया है, 2 तो लिखा है यानी y वाला यहाँ 4 कर दिया तो गलत हो गया, ठीक, ये समांतर नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा है, बी सही होगा। एक और ऐसा ही सवाल आपसे पूछता है, देखिएगा ये है कि तल इतना पर अभिलंब मतलब लंबवत सदिश कौन सा है, बताइए इस बार परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है, इस बार सोचना है, मतलब इस प्लेन, सोचिए इस प्लेन और इस तीनों में से कौन ऐसा प्लेन है जो इस पर लंब होगा, ठीक है। तो लंब का कंडीशन याद होगा, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बराबर 0, यानी कि ऐसा दूगो सोचना है, पहला का ही प्लेन हो गया फिक्स, इसमें से कौन एगो ऐसा प्लेन है जिसका डॉट ऐसे निकालेंगे तो उसका मान 0 आएगा। तो पहले आप इसको चेक करिए पहला का को, तो देखिए 4 एकम 4, ठीक है, और -3 में इसको गुना करेंगे तो माइनस में 15, और इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस 11 एकम 11, ठीक, तो कितना आएगा, ये 11 4 15 -15, और यही तो 0 आ रहा है, पहला का ऑप्शन ही सही है। एक बार दूसरा को चेक कर लेते हैं, ये 4 आएगा, गुना कर सकते हैं ना, 4 माइनस में 3 और ये माइनस माइनस प्लस में 1 आएगा, तो 4 आएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में से 3 0 नहीं आएगा, ठीक है, 0 नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा चेक करके बताते हैं, 4 तिहाई 12, 11 तिहाई 33 और माइनस में 9, बताइए ये तो 0 नहीं आएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही था, पहला सही। तो इसमें मेन करना क्या है, बस याद होना चाहिए कि लंब होने का कंडीशन क्या होता है, और ये जो अभी हम आपको बताते हैं ये समांतर होने का कंडीशन क्या है। तो कंडीशन अगर आपको याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव सवाल आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसमें थोड़ा सा आज हम आपको क्या को बताएं, 3-4 टॉपिक बताएं, उस टॉपिक को एक बार फिर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट में हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल भी पूछ लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हर एक बार लास्ट में सवाल पूछते हैं कि एक वेक्टर प्लेन का इक्वेशन ये है, एक प्लेन का इक्वेशन ये है, और आपसे पूछ रहा है एंगल बिटवीन द प्लेन्स, यानी जो दो प्लेन दिया हुआ है इसके बीच का कोण क्या होगा, कोण आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, लाइक अगर अभी तक नहीं किए तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक आपका लाइक हमें मोटिवेट करते रहता है, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो लेकर लाते रहें। चलिए, तो आज के अंक को यहीं समाप्त करते हैं, लाइक शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू।